तो गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बैन क्यों नहीं लगाती कि मतलब इन एआईज पे कि आप ये चीज़ मत प्रोवाइड कराइए यूज़र्स को, जिससे इतना स्कैम हो रहा है या कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है इसीलिए आज के टाइम में इन चीज़ों से। हाउ कैन यू स्टॉप ए टेक्नोलॉजी को आप कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। अब एक चाकू है जी, आप कहें कि आप इसको गवर्नमेंट बैन कर दें, इससे तो चोट भी लग सकती है। हाउ कैन यू डू दैट? क्लियर इंटरनेट दैट इज ओनली 5 to 10%, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे आइसबर्ग में क्या होता है कि आपको सिर्फ ऊपर छोटा सा एक टिप दिखता है, नीचे पूरा उसका एक आइस का एक पहाड़ है। तो इसी तरीके से डीप वेब और डार्क वेब है। स्पेशली कोई गैम्बलिंग वेबसाइट है और वहाँ पर गए, वो कह रहा है कि आपका सिस्टम जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इसको क्लीन करने के लिए आप ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। आपने वो किया तो पता चला वही वायरस था। इट इज़ कॉल्ड स्क्रीनवेयर। पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स जो होती हैं वहाँ पे ये सेफ है या नहीं है? उसको ये पता है कि अगर यहाँ पर अगर कुछ उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो भी गया तो कंप्लेंट नहीं करेगा। तो इसलिए जो इस हैकर कम्युनिटी है उनको पता है कि ये सबसे सेफ जगह है अपने वायरसेस प्लांट करने की। मतलब यहाँ के थ्रू हब पोर्नोग्राफी की साइट्स हैं बिल्कुल वायरस के लिए। बिल्कुल। उसने बोला कि भाई ये आपका मैसेज आया है पैसे कटने का। तो मैंने कहा पैसे कटने का नहीं, पैसे रुकने का मैसेज आया हुआ, यू शुड लुक एट इट। तो उसने कहा नहीं, पैसे कटने का आया और आपके अकाउंट से 24,000 रुपये कट गए। सो वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रॉडकास्ट बाबा पे। मैं हूं आपके साथ अनमोल जैन और आज का जो हमारा ब्रॉडकास्ट होने वाला है वो होने वाला है साइबर सिक्योरिटी पर। इसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनसे बहुत जल्द मिलवाऊंगा, लेकिन उनके साथ जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं वो इतने अच्छे टॉपिक्स हमने डिस्कस करें जिससे कोई भी फ्रॉड से ईजिली बच सकता है और उन अपनी डेली लाइफ में उन्हें यूज़ करके बहुत जल्दी अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है तो उसको रिकवर भी कर सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मनीष कुमार जैन, साइबर सिक्योरिटी से रेलवेज़ में। और इनसे मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि साइबर सिक्योरिटी सर है क्या, इस पर थोड़ा बताएं आप प्लीज़। नमस्कार सभी व्यूअर्स को। बेसिकली जैसे ही इंटरनेट की शुरुआत हुई और हम एक जगह से दूसरी जगह अपना कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाए और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान शुरू हुआ, तो इसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी की भी आवश्यकता महसूस होने लगी। साइबर सिक्योरिटी एक नॉर्मल टर्म्स के अंदर ये आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सड़क पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है, चोट भी लग सकती है, तो हमें सेफली गाड़ी चलानी है। इसी तरीके से जब हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं उसको सेफली यूज़ करने को ही साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। जब हम इंटरनेट यूज़ करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी हम चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, हर चीज़ में एक छोटा एक अनजान खतरा शामिल है। उस खतरे को ही हम साइबर सिक्योरिटी का नाम दे रहे हैं। मतलब इसमें थोड़ा मैं रोकना चाहूँगा, जैसे आप अनजान खतरा कह रहे हैं तो मतलब अनजान खतरा मतलब किस रूप में? मतलब जैसे आजकल हम लोग मतलब इंडिया इस समय टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हम QR कोड्स की बात करें तो इंस्टेंट पेमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंडिया माना जाता है। इतना अभी तक किसी भी देश ने नहीं किया है कि अगर हमें कोई सब्जी, अगर आलू प्याज भी हम लोग खरीद रहे हैं तो हम डायरेक्ट स्कैन करके खरीद सकते हैं। तो ये हमारे लिए सेफ़ है या इसमें भी हमारे साथ गलत हो सकता है या हमारे अकाउंट्स के साथ कुछ हो सकता है या हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है? इंडिया एक बहुत बड़ा देश है जी। अगर यहाँ पर बेसिक टेक्निकल सिक्योरिटी की अगर ना स्कोप रखा गया होता तो हम इतनी बड़ी इकनॉमी, इतनी बड़ी IT इंडस्ट्री की तरफ ना मूव कर पाते। हमारा जो टेक्निकल सिस्टम है, चाहे वो बैंकिंग का हो, फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो ई-कॉमर्स हो, सब बहुत सेफ़ है। लेकिन एट द सेम टाइम कस्टमर को भी उतना ही जागरूक और उतना ही समझदार होना पड़ेगा। एज एन एग्जांपल, जब आपने QR कोड की बात करी, QR कोड के अंदर अब आप किसी शॉप पे गए, चाहे वो ग्रॉसरी शॉप है, चाहे वो एक नॉर्मल ठेले वाला है, बिल्कुल सबसे पहले जो गलती हो सकती है कि आपने वहाँ पर QR कोड किया। अभी हम बात कर रहे हैं किसी भी किस्म की साइबर फ्रॉड की। साइबर फ्रॉड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो इंटरनेट पे हो रहा है, वो आपके मोबाइल पे भी हो सकता है। ओके। और अब आपने QR कोड स्कैन किया, QR कोड स्कैन करते हुए एक संभावना तो यही है किसी ने उसको QR कोड ही रिप्लेस किया हो। मतलब ये हो रहा है? ये भी हो रहा है।
QR मतलब अगर मैं किसी शॉप में जा रहा हूँ वो उसका QR कोड है ही नहीं अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ। करेक्ट। तो सबसे पहले तो जब आप QR कोड स्कैन करें तो ये कंफर्म कर लें कि आप जिसको कर रहे हैं वो वही नाम है कि नहीं है। ओके। अब मान लीजिए कोई एक बहुत ही रश वाला कोई शॉप है जहाँ लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की, किसी ने चुपके से आके एक और उसके ऊपर QR कोड पेस्ट कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, आपने पेमेंट कर दी और पेमेंट कहीं और चलेगी। अगर वो लार्ज अमाउंट की है, मान लीजिए 10, 20, 30 हज़ार, और ऐसी 5-6 ट्रांजेक्शन भी हो गई, करेक्ट, तो तब तक पता चला आपका तो काम खराब हो गया। बिल्कुल, आपके पैसे भी गए, सेलर का भी नुकसान हो गया। ये तो एक बहुत ही बेसिक टाइप की बात हुई। इसके अलावा जब हम किसी को, चाहे हम ATM से पैसे निकालने जा रहे हैं, हम अपने पिन का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग में जा रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो जब भी हम कुछ भी इस तरह की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल जमा एसोसिएटेड हैं, तो हमें बेसिक इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कोई आपकी इस एक्टिविटी करते हुए आपको देख तो नहीं रहा, आपके पासवर्ड तो नहीं स्टील करने की कोशिश कर रहा, किसी पब्लिक डोमेन में बैठे हैं, किसी साइबर कैफ़े में जाके आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर भी डेटा लॉगर्स होते हैं, की लॉगर्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपका डेटा कैप्चर कर रहे हैं, आपके यूज़र नेम पासवर्ड वो कैप्चर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर स्टेप पे सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। कस्टमर को सभी उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के द्वारा टाइम टू टाइम बताई जाती हैं। तो मतलब अगर जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब अगर हम किसी साइट पे विजिट कर रहे हैं और हमने वहाँ पे कोई पेमेंट किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जेन्युइन साइट है या नहीं है? अगर हम पेटीएम का ही QR कोड स्कैन कर रहे हैं तो हम तो पेटीएम का वहाँ पे लिखा हुआ है कि पेटीएम का QR कर रहे हैं, या हम किसी भी XYZ भारत पे हो गया, UPI हो गया, सिंपल हम UPI लेते हैं, तो अगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑथेंटिक है या नहीं है? सबसे पहली बात कि जब आपने QR कोड स्कैन किया, वहाँ सेलर का नाम आ गया, मर्चेंट का नाम आ रहा है जी, तो सबसे पहली बात तो वही मर्चेंट है कि नहीं है। ओके, मतलब ये हम कंफर्म कर ले दुकानदार से कि आप ये नाम आ रहा है क्या? अगर नाम डिफरेंट आ रहा है वो अपना आप ही कंफर्म कर देंगे। तो ये तो सबसे एक बेसिक स्टेप है। हाल ही में बातचीत चल रही है, व्हाट्सएप का जो स्टेटमेंट आया है कि मतलब गवर्नमेंट व्हाट्सएप से हेल्प मांग रही है कि अगर हम किसी मैसेज को ट्रैक करना चाह रहे हैं तो उसमें आप हमारी हेल्प करिए कि ये मैसेज किसने भेजा था और किसको भेजा था। लेकिन व्हाट्सएप कह रहा है कि हम अपना एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं तोड़ेंगे, अगर आप हमें ज़्यादा फोर्स करते हैं तो हम इंडिया छोड़ देंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है कि मतलब व्हाट्सएप इस समय एक तरीके से यूज़र्स की प्राइवेसी को लेके बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने देश को लेके स्टेप अच्छा ले रही है कि हमें अगर कोई किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, हमें उसको पकड़ना है, तो आप उसमें हमारी हेल्प करो, क्योंकि आप हो तो एक ऐप ही ना यहाँ पे, लेकिन उसमें व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसमें व्हाट्सएप सही कर रहा है या गवर्नमेंट सही है? मतलब इसमें आपका क्या मत है? सबसे पहले तो मैं ये समझना पड़ेगा कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है। करेक्ट। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब जब दो सिस्टम, दो व्यक्ति, दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन चैनल है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्ट है। एन्क्रिप्ट का मतलब कि कोई भी बीच में बैठा हुआ व्यक्ति उस कम्युनिकेशन को रीड ना कर सके। आप चाहे वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, चाहे आप वो मैसेजिंग कर रहे हैं, अगर बीच में किसी ने इंटरसेप्ट किया अब और उसको पढ़ने की कोशिश करी तो उसको सिर्फ गार्बेज मिले। उसको खुद व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता, मतलब व्हाट्सएप कोई नहीं पढ़ सकता सिवाय उस फ़ोन के अंदर डिकोड हुआ। दो फ़ोन है, जैसे मैंने आपको मैसेज किया सो वो हम दोनों के बीच में है, मतलब जिसकी ऐप है वो भी नहीं पढ़ सकता उस चीज़ को कि उसमें क्या है। करेक्ट। व्हाट्सएप खुद भी उसको रीड नहीं कर सकता। ओके। तो अब इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि पहली बात तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ऐसा ही करना चाहिए। एन्क्रिप्शन तो का मतलब ही ये रह गया। करेक्ट। ये टेक्नोलॉजी बनी इसीलिए है कि बिल्कुल एंड टू एंड दो व्यक्ति, दो सिस्टम, दो मोबाइल फ़ोन जो भी कम्युनिकेट करें वो किसी को ना विजिबल हो, कोई बीच में सारे पैकेट को रिसीव करके उसको इंटरसेप्ट करे, ईव्स ड्रॉपिंग करे, लेकिन वो ना पढ़ पाए। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि अब हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव है। अब इसी चीज़ को जितने मैलिशियस एक्टर हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्ट करके एंटी नेशनल, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। अब गवर्नमेंट की आस तो ये है कि गवर्नमेंट के पास कुछ इस तरह का मेथड हो कि वो उन मैसेजेस को अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ ले। ओके। लेकिन ये एनक्रिप्शन की जो टेक्नोलॉजी है उसके अगेंस्ट जा रहा है। अगर हम व्हाट्सएप का ये मान भी लें कि उन्होंने किसी तरीके से बेसिकली एक डिजिटल सर्टिफिकेट है, वो डिजिटल सर्टिफिकेट आपके सिस्टम में, आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है,
वो आपकी एक प्राइवेट की है, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर वो शेयर हो गई तो एनक्रिप्शन वहीं टूट गया। मतलब कोई भी क्लोन बना सकता है इजीली। इसको क्लोन नहीं कहेंगे, उसको ये कहेंगे कि आप दो पीसीज के बीच में, दो फोन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उस कम्युनिकेशन को वो की ही डिक्रिप्ट कर सकती है। ओके। और वो की आपके फ़ोन के अंदर सीडेड है, जो सेंडर और रिसीवर के फ़ोन में सीडेड है। ओके। वो उनकी प्राइवेट कीज़ हैं। ये डिफरेंट होगा, IMR नंबर से डिफरेंट होता है? नहीं, ये IMEI नंबर से ये बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। उससे कोई मतलब नहीं है। ओके। ये एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जब मैंने पैकेट एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर भेजा, तो वो उस पैकेट को एक रैंडम नंबर से उसको एनक्रिप्ट कर रही है उसको, यानी कि और बहुत बेसिक भाषा में बात करें, अगर हमने लिखा A जी, और उसने उसको लिख दिया 4, B लिख दिया उसको 3, ऐसे उसने पूरा मैसेज एनक्रिप्ट किया। लेकिन ये किस मेथड से किया, वो उसकी एक प्राइवेट की है। ओके। और वो दो प्राइवेट कीज के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है। अच्छा। ये कीज आपके मोबाइल फोन्स के अंदर ही है। अब ये हम किसी थर्ड पार्टी को अगर देते हैं तो हम एक्सपोज कर रहे हैं उसको, कि हम उस मैसेज को रीड कर पा रहे हैं। ठीक है। अब अगर व्हाट्सएप किसी मेथड से, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, उन मैसेजेस को रीड करने की परमिशन देती भी है, तो इस तरह की और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। लोग यूज़र्स जो हैं उधर शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे वो सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, वो भी एंड टू एंड एनक्रिप्शन दे रहे हैं। करेक्ट। तो और जिसने इन मेथड्स का यूज़ करके इस तरह कम्युनिकेशन करना है, वो वैसे भी होगा। तो जो हम बात कर रहे थे अभी कि जैसे आपने बताया एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का ये रोल होता है, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि मतलब आधे यूज़र्स हमारे जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं कि होता क्या, सुना सब ने है, लेकिन आपने इतना अच्छा क्लियर किया। अब मैं थोड़ा सा रुख बदलूंगा और मैं लाऊंगा डीप फेक टेक्नोलॉजी की तरफ, कि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है। मतलब अभी हम जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं ऑनलाइन, तो ये रियल है या नहीं है? क्योंकि अभी पीछे कोई एक्ट्रेस भी थी जिनका डीप फेक फेस बना के उनके साथ भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहा, और आज के टाइम में हमारे पास भी अननोन कॉल्स या अननोन वीडियोस आती हैं जिसमें हमारा फेस ही होता है, या कई बार हम किसी अपने अननोन पर्सन का देखते हैं कि फेस है। तो ये क्या चीज़ है और इससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम किससे अवेयर रहें, मतलब इस चीज़ से कैसे सेफ रहें? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी काफ़ी आगे तरक्की कर रही है। इसका मिसयूज़ भी इतना ही हो रहा है। अब डीप फेक इस सिंपली आपकी ऑडियो वीडियो के साथ प्ले करने वाली बात है कि आपका ऑडियो के कुछ सैंपल्स लिए, उस सैंपल्स के बेसिस पे ही और फर्दर ऑडियो बनाए AI के थ्रू, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू। ओके। और उन वीडियोस और ऑडियो को बिल्कुल इस तरह बनाया कि बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आप ही बोल रहे हैं, ये आप ही की वीडियो है। अब इसमें मैटर यही है कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करें कि क्या एक्चुअल वीडियो है और क्या डीप फेक वीडियो तो है। मतलब एक तरीके से, मतलब मैं थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जैसे अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट एक तरीके से व्हाट्सएप से मांग रहा है कि आप हमें एंट्री, लेकिन ये खुलेआम हो रही हैं ये चीज़ें, तो गवर्नमेंट इन चीज़ों पे बैन क्यों नहीं लगाते कि मतलब इन AIs पे कि आप ये चीज़ मत प्रोवाइड कराइए यूजर्स को, जिससे इतना स्कैम हो रहा है या कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है इसीलिए आज के टाइम में इन चीज़ों से। हाउ कैन यू स्टॉप ए टेक्नोलॉजी? एक टेक्नोलॉजी को आप कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। नहीं, जैसे अगर हम कुछ सालों पहले देखें, चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया था अराउंड, मेरे ख्याल से जितना मुझे ध्यान आ रहा है 20+ चाइनीज़ ऐप्स थी जिन्हें गवर्नमेंट ने नाइट में ही क्लोज कर देते कि आप अगले दिन से यहाँ पे इंडिया में आकर काम ही नहीं है, जाओ आप। तो वो सेम ऐसा AI के साथ क्यों नहीं करते हैं कि जिससे उन्हें पता है कि ये थ्रेड है, ऐप बंद करेंगे और इस तरह की ऐप आएंगी। ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐप नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है। मशीन लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजीज हैं और ये हर फील्ड में यूज़ हो रही हैं। ये मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रही हैं, फाइनेंस में यूज़ हो रही हैं, आपकी मल्टीमीडिया में यूज़ हो रही है, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ है। और इसको अब एक चाकू है जी, आप कहें कि आप इसको गवर्नमेंट बैन कर दें, इससे तो चोट भी लग सकती है। हाउ कैन यू डू दैट? आपको घर में भी चाहिए। तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी अच्छी भी यूज़ है, ख़राब यूज़ भी है। यू कांट स्टॉप, गवर्नमेंट कांट इंटरवीन
कि आप टेक्नोलॉजी यूज करना बंद कर दें। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो किस माइंडसेट से उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। मतलब जो जैसे आपने कहा डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं या मेडिकल लाइन में यूज हो रहा है तो उसके लिए अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है कि आजकल जैसे हम देखते हैं रोबोटिक सर्जरीज भी हो रही हैं, हर चीज़ हो रहा है, वो सक्सेसफुल भी हो रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम स्कैम वगैरह देखें तो वो भी एक लेवल से अलग ही लेवल बढ़ रहा है। तो ये मतलब इंडिया को मतलब स्कैम का हब कहा जा सकता है मतलब इसमें साइबर सिक्योरिटी की इतनी सिक्योर, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके हमें यूजेस पता नहीं है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई 15 साल का लड़का है या लड़की है कोई भी है वो टेक्नोलॉजी को समझ तो रहा है लेकिन उसके माइंड में ये नहीं है कि मुझे इसको लेफ्ट मतलब सही तरीके से करना चाहिए या बुरे तरीके से करना चाहिए, वो सिर्फ यूज़ कर रहा है। तो उनके लिए आप क्या मतलब उनके पेरेंट्स को आप ऐसा क्या समझाना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों पे भी गाइडेंस दें इस चीज़ के लिए कि वो क्या यूज़ करे और क्या ना करे? सभी पेरेंट्स से तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बच्चों पे एक वॉच रखें कि वो जब भी वो अपना पीसीज जब वो अपना मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। दे शुड हैव वेरी वॉचफुल टू देयर किड्स, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरनेट एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर कब का कौन बह के कहाँ पहुँच जाए यू नेवर नो। बिल्कुल। तो इस तरह के लिए अब जैसे मॉनिटरिंग के लिए भी एप्लीकेशंस आती हैं। जैसे अगर बच्चे बिल्कुल ही यंग हैं, बिल्कुल अर्ली टीनेजर्स में हैं, तो आप गूगल की एक बेसिक सर्विस है, यू नीड नॉट टू इंस्टॉल इवन एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन। उसके अंदर पेरेंटल एप्लीकेशन है, आप पेरेंटल ओके। तो पेरेंटल एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि आज बच्चे ने कितनी देर इंटरनेट यूज़ किया। ओके। और यूज़ किया तो किस वेबसाइट्स के लिए यूज़ किया, कितनी देर उसने यूट्यूब किया, कितनी देर उसने वीडियोस देखी, किस वेबसाइट पे किया। और इवन यू कैन कंट्रोल दैट कि आपको अदर देन एजुकेशन, अदर देन स्पोर्ट्स किसी और वेबसाइट्स पे नहीं आना, आपको मूवीज़ वाली वेबसाइट पे नहीं आना। उस तरह के कंट्रोल्स भी अवेलेबल है। सिर्फ आप अपनी स्टडीज़ या जो उनका स्टडी मटेरियल जो भी है मतलब वो अपना पढ़ सकते हैं, आप अपना उसे फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ऐसी भी ज़रूरत पड़ती है कि आपने किसी चीज़ की परमिशन नहीं दी जी, आपने एज एन एग्जांपल यूट्यूब की परमिशन नहीं दी अपने फ़ोन के अंदर बच्चे को, और लेकिन अपना होमवर्क करने के लिए उसको यूट्यूब की परमिशन है, वो वहीं से रिक्वेस्ट करेगा, आप ऑफिस में बैठे हैं वहीं से अप्रूव करेंगे और वो यूट्यूब एक्सेस कर लेगा। ये है टेक्नोलॉजी का मेन यूज, टेक्नोलॉजी का मेन यूज है ये यूज और ये हर एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर अवेलेबल है। फैमिली लिंक से नाम से ऐप आएगी, ओके, आप उसको अनेबल करें, आप अपने बच्चे के फ़ोन में और अपने में मैप कर लें। मतलब पेरेंट्स को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम ऑफिस में हमारा बच्चा, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं आज के टाइम में कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। सो जैसे सर अभी आपने बताया कि इंटरनेट समुंदर है, समुंदर में भी जैसे हम डार्क में जाते हैं तो नीचे और डार्क सी आता है, तो वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में डार्क वेब नाम चीज़ बहुत पॉपुलर है। तो डार्क वेब है क्या, मतलब ये इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है आज के दिन में? जो इंटरनेट है, इंटरनेट इज मेजरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके। एक जो नॉर्मल इंटरनेट हम देखते हैं वो तो सिर्फ मुश्किल से 5 से 10% है, बाकी 90% डीप वेब है और फिर उसके बाद आता है डार्क वेब। ओके। जो नॉर्मल इंटरनेट है, क्लियर इंटरनेट, दैट इज ओनली 5 to 10%, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे आइसबर्ग में क्या होता है कि आपको सिर्फ ऊपर छोटा सा एक टिप दिखता है, नीचे पूरा उसका एक आइस का एक पहाड़ है जी। तो इसी तरीके से डीप वेब और डार्क वेब है। तो जिस चीज़ को गूगल इंडेक्स करके इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है वो तो आपका नॉर्मल इंटरनेट हो गया। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो गूगल आपको नहीं दिखा सकता। ओके। जैसे आपकी ईमेल्स है, आप गूगल पे सर्च करके किसी ईमेल नहीं पढ़ सकते हैं, किसी के फेसबुक के अंदर आपस में या इंस्टाग्राम में उसने क्या आपस में कम्युनिकेट किया है कुछ वहाँ नहीं दिखेगा। तो वो आता है डीप वेब में जो एनक्रिप्टेड है, सिक्योर है और जो गूगल उसको रीड करने की परमिशन नहीं है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। मतलब अगर कोई किसी का इंस्टाग्राम, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई किसी का इंस्टाग्राम हैक करना चाह रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम जो हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल इंटरनेट उसमें इंक्रिप्शन में है, लेकिन अगर वो उसे डार्क वेब पे उसके थ्रू एक्सेस करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है वहाँ से? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके। इतना आसान नहीं है। कोई भी किसी का भी, आप सुनते रहते होंगे अकाउंट हैक हो गए, किसी ने किसी का अकाउंट एक्सेस कर लिया, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो किसी भी वेबसाइट की जो रेपुटेशन है वो गिर गई होती, लोग उसे यूज़ करना छोड़ देंगे।
सभी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी कंपनीज, सभी पोर्टल अपनी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जहाँ पर भी इस तरह के आपको वाक़या सुनने को आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़र के एंड पे ही कमी रह जाती है, और कहीं ना कहीं वो ऐसे ट्रेसेस छोड़ देता है जिसकी वजह से उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होता है। जैसे मतलब यूजर्स के एंड पे मतलब जैसा ना ट्रेसेस छोड़े हुए, ट्रेसेस में मतलब आप ट्रेसेस में जैसे आपने किसी का इंटरनेट, आपको इंस्टाग्राम एक्सेस करना है, आपको फेसबुक एक्सेस करनी है, जीमेल एक्सेस करनी है, आपने किसी का लैपटॉप लिया जी, लैपटॉप लेने के बाद आपने उसका अपना अकाउंट एक्सेस किया, उस अकाउंट में ही जैसे ही आपने एक्सेस करेंगे वो पूछेगा कि क्या मैं यूजर नेम और पासवर्ड सेव कर लूँ। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ओके क्लिक कर दिया, आपका यूजर नेम पासवर्ड गया वहाँ पर। मतलब हम अपने पर्सनल लैपटॉप पे भी ना करें, मतलब ये या पर्सनल लैपटॉप पे या कहीं बाहर होंगे जैसे किसी और का लैपटॉप यूज करें, उसमें हमें सिक्योरिटी रखनी चाहिए। किसी भी पब्लिक कैफे में, ऑफिस के पीसीज में जो एक से ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ तो ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। घर के पीसीज में भी अवॉइड करना चाहिए कि हम अपने क्रेडेंशियल जो हैं वो एक ब्राउज़र के अंदर या सिस्टम के अंदर सेव करें। मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ही सिस्टम है, मैं ही एक्सेस करता हूँ, कोई और तो देखता नहीं है, और उसके अंदर आपने अपने क्रेडेंशियल्स स्टोर किए हुए हैं। बिल्कुल, कल किसी और वेबसाइट पे जाते हुए आपके सिस्टम में कोई मैलवेयर आ गया, उस मैलवेयर का काम क्या है, वो आपके सारे क्रेडेंशियल अपने सिस्टम से, आपके सिस्टम में से निकालेगा और इंटरनेट के थ्रू कहीं और भी ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, तो मतलब जैसे आजकल हम सुनते भी रहते हैं कई बार कि बड़ी बड़ी कंपनीज के डाटा लीक हो गए, कि इतना लाख का या इतने करोड़ का डाटा आपका लीक हो गया है, तो उसमें रैंसमवेयर एक वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये रैंसमवेयर क्या होता है, मतलब उस डाटा के साथ रैंसमवेयर का क्या लिंक होता है, कि मतलब ये थोड़ा आप बताएंगे प्लीज़। रैंसमवेयर समझने से पहले हम समझते हैं कि एक वायरसेस की एक फैमिली है। ओके, जिस तरह के वायरस होते हैं ये भी एक फैमिली के अंदर फंक्शन करते हैं। अच्छा, जब से कंप्यूटर बना है तब से वायरस है। वायरस क्या है? वायरस एक अनसोलिसिटेड, एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके मर्जी के बिना, आपकी रिक्वायरमेंट के बिना आपके सिस्टम में कुछ परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहला मतलब वायरस का ये है कि अनसोलिसिटेड, अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो आपको न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है आपके सिस्टम में, दैट इज ए वायरस। तो ये मतलब ये आते कैसे, मतलब हम तो जैसे कोई नॉर्मल यूजर है, वो कोई डाउनलोड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपना नॉर्मल सर्फिंग कर रहा है, लेकिन कई बार हम देखते हैं ये ऑटोमेटिक कुछ फाइल डाउनलोड हो गई, तो इसको पहचानने का भी एक तरीका होता है कुछ, कि ये फाइल वायरस वाली है या ये नॉन वायरस फाइल्ड है। आपकी मर्जी के बिना कुछ भी आ रहा है तो वायरस ही है। ये बात भी है। जो भी फॉरेन बॉडी में, हम अपनी मर्जी से तो ये नहीं कहते हैं कि खांसी जुकाम के वायरस हमारे अंदर आ जाए, यानी आपकी मर्जी के बिना ही आते हैं, चाहे वो आपके पेट का इन्फेक्शन हो, चाहे नेजल इन्फेक्शन हो। इसी तरह पीसी का सिस्टम है कि आपने डाउनलोड किया एक्स सॉफ्टवेयर, एक्स ही आना चाहिए, अगर वाई आ रहा है तो वायरस है। ओके, आपकी मर्जी के बिना कुछ भी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो रहा है वो वायरस है। एंटीवायरस हमेशा ही अपने सिस्टम में होना चाहिए। तो वी वर टॉकिंग अबाउट the family of viruses. Correct. So the basic is normal virus. फिर उसके बाद आया worm का मतलब ये है कि जो सेल्फ रेप्लिकेट हो रहा है वायरस, इट इज कॉल्ड एज ए worm। फिर worm के बाद और भी तरह तरह के वायरस आते रहे, जैसे ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है। ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये है कि अगर आपने डाउनलोड करी कैटरीना कैफ की एक पिक्चर, आपने तो पिक्चर डाउनलोड करी, उसके पीछे पीछे एक वायरस चलता हुआ आ गया, आपको पता भी नहीं चला और सिस्टम आगे इंस्टॉल हो गया। ये मतलब कैसे, मतलब ये इसके पीछे भी ये जो ट्रोजन हॉर्स एक वर्ड मैंने यूज किया, ये वायरस की फैमिली का एक मेंबर है। ओके, और इसका नाम भी एक ग्रीक स्टोरी है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉर्स होता है और दुश्मन देश पे अटैक करने के लिए वो लकड़ी के हॉर्स के अंदर 300 सैनिक छुप के बैठते हैं। अच्छा, उनको लगता है कि यहाँ तो ये हॉर्स आया है, लेकिन उसके पीछे 300 सैनिक रात को निकलते हैं और अटैक करते हैं और जीत जाते हैं। तो इसी तरीके से ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये है कि आपने डाउनलोड किया कुछ और, लेकिन उसके पीछे चुपके से आ गया एक वायरस, उसके अंदर इंक्रिप्ट होके आपको तो दिख रही है किसी की पिक्चर और उसके पीछे आ गया वायरस, इट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। तो मतलब अगर हम कोई इमेज भी डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें उसके लिए भी सिक्योरिटी मतलब पूरा देखने के करना चाहिए। हर चीज आप खुद नहीं कर सकते, इसीलिए कहते हैं कि आपका सिस्टम अपडेटेड होना चाहिए, एंटीवायरस उसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, वो भी टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए।
आपके विंडोज के अंदर भी डिफेंडर सर्विसेज हैं, वो भी अप एंड रनिंग होनी चाहिए। तो विंडोज का आई गेस विंडोज का अपना भी एक एंटीवायरस होता है जो विंडोज डिफेंडर, तो वो पूरा करता है। तो हम उस पे थे रैंसमवेयर पे। रैंसमवेयर हाँ, दोबारा हम रैंसमवेयर पे आते हैं, रैंसमवेयर पे आते हैं। तो वायरसेस की फैमिली की हम बात कर रहे थे। तो इसमें जब इस तरह के वायरसेस तरह तरह के बढ़ने लगे तो एक कॉमन नेम आया विच इज कॉल्ड एज ए मॉलवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज मैलवेयर। ओके। तो उसके अंदर भी बहुत सारे वायरस आए। जैसे एक वायरस है स्क्रीनवेयर। हाँ, स्क्रीनवेयर यानी चीखने चिल्लाने वाला, कि जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे गए, स्पेशली कोई गैम्बलिंग वेबसाइट है और वहां पर गए, वो कह रहा है कि आपका सिस्टम जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, इसको क्लीन करने के लिए आप ये मेरा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस डाउनलोड कर लो। आपने वो किया तो पता चला वही वायरस था। इट इज कॉल्ड एज स्क्रीनवेयर। ओके। तो इसी तरीके से हर वायरस की एक पहचान है, एक काम करने का तरीका है। तो रैंसमवेयर इसी फैमिली का एक मेंबर है, जिसके अंदर जब वो आपके सिस्टम में आया, उसने आपकी पूरे डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया। पूरे डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया। एनक्रिप्शन का मतलब ये है कि एक इस तरह का डेटा जो आप उसको पढ़ नहीं सकते, उसको लॉक कर दिया। मतलब लॉक कर दिया, वो आपको गार्बेज दिख रहा है, यानी कि आपकी जितनी वर्ड फाइल थी, पीडीएफ फाइल थी, मतलब वो दिख रही है लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस भी कर रहे हो, लेकिन जब आपने वर्ड फाइल खोला, उसके अंदर कैरेक्टर्स आ रहे हैं उल्टे सीधे। ओके। उसके अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं जो कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका रैंसमवेयर। तो रैंसमवेयर के अंदर उसने एक की ली, उस की से आपका घर लॉक कर दिया और वो की उसके पास है। अच्छा। अब आपको उससे डेटा को वापस चाहिए तो आपको वो की चाहिए, वो की के लिए वो आपसे डिमांड करेगा। इट इज कॉल्ड एज ए रैंसमवेयर। डिमांड इन द सेंस पैसों में, मतलब आपसे चार्जेस मांगेगा या कुछ। ऑब्वियसली दैट कुड बी इन बिटकॉइंस और समथिंग एल्स आल्सो। तो उसके मतलब वो भी, मतलब अगर मैं जितना समझ पा रहा हूँ, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि हमारा पैसा, मतलब हमारा डाटा वो अनलॉक करेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि वो हमारे सिस्टम में तो घुस ही चुका है। कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज इसके उसमें आ रही हैं, और मतलब आजकल का जो एटमॉस्फेयर है वर्क फ्रॉम होम का है, तो हम लोग तो मतलब हजारों फाइल्स को एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए मतलब जो नॉर्मल होम यूजर्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन्हें अपने लैपटॉप पे क्या क्या सिक्योरिटी रखनी चाहिए कि जिससे उनके थ्रू उन्हें भी नुकसान ना हो और उनकी कंपनीज को भी नुकसान ना हो। तो किसी भी अनसोलिसिटेड मेल को, जो भी मेल उनके स्पैम में भी है या नॉर्मल इनबॉक्स में भी आई है और आपको लग रहा है कि ये आपको नहीं आनी चाहिए थी जी, उसको ना खोलें। किसी भी अनसोलिसिटेड लिंक को नहीं खोलना चाहिए। कहीं पर कोई आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए या कोई अटैचमेंट आया है आपके पास, जिप फाइल आई है, EXE फाइल आई है, उसको बिल्कुल ना खोलें। मतलब अपनी ऑफिस की मेल आईडी से जो आपके पास आए मेल, उन मतलब जो आपके ट्रस्टेड वर्दी है, बिल्कुल उनको ही ट्रस्टेड सोर्स को ही ओपन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक हमारे यूजर्स को मे भी पता भी होगा, एक HTTP एंड HTTPS। करेक्ट। HTTP इतना वीक और इतना स्पैम क्यों माना जाता है, जबकि HTTPS स्पैम नहीं माना जाता, वो जेन्युइन माना जाता है? तो मतलब ये क्या चीज़ है, इसमें थोड़ा सा आप एक बार एक्सप्लेन करें प्लीज। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके। और जब हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो HTTP के थ्रू ही करते हैं जी। सबसे पहले HTTP था, फिर उसके बाद एनक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट आई कि जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, मैं अगर किसी बैंकिंग वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरा कितनी में ट्रांजैक्शन करी है, किसको मैंने क्या ट्रांसफ़र किया है, तो कोई ना पढ़ पाए उसको, तो उसके लिए एनक्रिप्शन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो उसके लिए HTTPS की रिक्वायरमेंट है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन ए सिक्योर मैनर। तो उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट की कम्युनिकेशन का कंसेप्ट होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है। अगर कोई आपके पीसीज का पूरा डेटा को डंप भी कर रहा है, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको पूरा डंप को पकड़ भी लें, तो आप उसको रिप्ले करके ये नहीं देख सकते कि आपने किस वेबसाइट को खोला और क्या किया। ओके। तो मतलब जैसे ये तो हम वेबसाइट्स के लिए हो रहा है, अगर हमें आज के टाइम में अगर हम कोई पेमेंट्स भी कर रहे हैं, कोई नॉर्मल अगर हम गैस का बिल भी भर रहे हैं तो हम लोग साइट पे जाके करते हैं, लेकिन अगर हम इसमें ऐप यूज़ कर रहे हैं तो ऐप में तो HTTP एंड HTTPS का कोई रोल है नहीं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं है? जितनी RBI गाइडलाइन के हिसाब से जितनी भी आप ऐप यूज़ करें चाहे वेबसाइट यूज़ करें,
उसके अंदर उनको HTTPS ही बैकग्राउंड में यूज करना पड़ेगा। वो एनक्रिप्टेड ही होगा। प्लेन टेक्स्ट ट्रांसफर में तो कोई यूज कर ही नहीं सकता है। और आजकल आप किसी भी वेबसाइट पे देखें, अगर वो HTTPS नहीं है तो एक छोटा सा रेड कलर का एक सिंबल भी बन जाता है वहां पर। अच्छा। आपके वेबसाइट के हेडर के अंदर ही, आप गूगल क्रोम अगर यूज कर रहे हैं तो क्रोम के ऊपर ही एक छोटा सा एक रेड कलर का एक लॉक का साइन बनता है कि ये HTTP है, यानी कि यहाँ जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो कोई पढ़ सकता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिससे सब लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके कि ये इन साइट्स पे जाके आप सेफ नहीं हैं, और इसको हम एक एजुकेशन मैनर में ही लेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बात करना चाहूँ पोर्नोग्राफी के ऊपर। पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स जो होती हैं वहाँ पे ये सेफ है या नहीं है? क्योंकि अगर मैंने जितना पढ़ा है इसके बारे में, वहाँ पे आप 1000 तरीके के एड्स होते हैं, 1000 तरीके की चीज़ें होती हैं, लोग बाग उनके झांसों में या उनके चक्करों में बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी भी लूज कर रहे हैं, जिसपे वो अपने बैंक का अकाउंट का काम भी करते हैं, शेयर मार्केट भी संभाल रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो इससे वो कैसे बचें? ये सेफ है या नहीं है? इसमें आप बारे में बताएं। ये एक ऐसा जाल है, पोर्नोग्राफी का ऐसा जाल है कि जो भी वेदर इट्स एन टीनेजर और ऑफ एनी एज ग्रुप, उसको ये पता है कि अगर यहाँ पर अगर कुछ उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो भी गया तो कंप्लेंट नहीं करेगा। तो हाँ। इसलिए जो इस हैकर कम्युनिटी है उनको पता है कि ये सबसे सेफ जगह है अपने वायरसेस को इम्प्लांट करने की। मतलब यहाँ के थ्रू हब पोर्नोग्राफी की साइट्स हैं बिल्कुल वायरस के लिए। बिल्कुल। तो स्क्रीनवेयर की जैसे मैंने बात करी थी, तो वो सबसे ज़्यादा वहीं पर होते हैं। वो इस तरह के वायरसेस भी होते हैं कि अगर आपने मोबाइल के थ्रू पोर्नोग्राफी एक्सेस करी या गैम्बलिंग वेबसाइट है या कहीं और भी, तो आपके मोबाइल के अंदर वो एक वाइब्रेशन मोड का ऑन कर देंगे, यानी कि आपको मोबाइल हल्का सा वाइब्रेट होने लगेगा। आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं और स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है कि आपका सिस्टम, आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज्ड है, हल्का सा उसके अंदर वाइब्रेशन आने लगेगा और यूज़र घबरा जाएगा। घबराते ही कि यहाँ पर मेरे को एंटीवायरस डाउनलोड करना है, एंटीवायरस डाउनलोड के नाम पे वहाँ पर वायरस आ गया और आके वो कुछ नहीं करेगा। वो आपका जो आपने ऐप इंस्टॉल करे वो कुछ नहीं कर रहा है। आप अपना वेबसाइट पे जो आपने देखना था या जो आपने करना था आपने किया, अगले दिन से उसका फंक्शन चालू होगा। जहाँ पर भी आपने मोबाइल के थ्रू किसी भी बैंकिंग वेबसाइट पे गए, UPI किया, कोई और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करी, वो चुपचाप उसको रीड कर रहा है और एक और सेंट्रल सर्वर पे भेज रहा है। तो वन हैज़ टू बी वेरी अवेयर ऑफ। मतलब वो चुपचाप आपके मोबाइल में रह के आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा है, आपको भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो कहीं उसे ट्रांसफर कर रहा है। तो मतलब वो जिसे ट्रांसफर कर रहा है वो जब चाहे फिर वो आपका मोबाइल इजीली हैक करके आपसे कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी। बिल्कुल। अरे तो इसके लिए मतलब जेन्युइन एंटीवायरस आपके मोबाइल में होना चाहिए, तभी आप सेफ हैं, वरना तो ऐसी साइट से तो बिल्कुल एंटीवायरस डाउनलोड ना करें आप प्लीज़। तो सर अभी जितनी हमने बात करी इसमें हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा डीप फेक टेक्नोलॉजी के ऊपर दोबारा से, कि आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों की ही डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई हुई वीडियो आ जाती हैं कि हमने आपके बेटे को किडनैप कर रखा है, या आपकी बेटी को हमने यहाँ पे पकड़ रखा है, आप हमें इतने पैसे ट्रांसफ़र करें तो हम उन्हें छोड़ेंगे। तो हम ये कैसे पहचानें कि ये जो वीडियो आई है ये फेक है या ओरिजिनल है? कि कई बार बच्चे घर पे भी नहीं होते, ट्यूशन के लिए गए हुए हैं, उसी टाइम उन्होंने भी टाइम नोट करके आपको वीडियो सेंड किया, तो इससे अवेयर कैसे रहें? डीप फेक वीडियो पहचानने का एक तरीका ये है कि आप जो वीडियो है उसकी अंदर कुछ एबनॉर्मल जेस्चर्स हैं, यानी अगर आइज़ की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल नहीं है, साउंड और लिप्स का मूवमेंट में गैप आ रहा है, कोई अनयूजुअल चीज़ आपको वीडियो में दिख रही है, जैसे अचानक ही एकदम बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कुछ फ्लाइज उड़ती हुई दिख रही हैं, दीज आर द नॉर्मल इश्यूज विद ए डीप फेक वीडियो, जिससे वो एक जनरल वीडियो से थोड़ा आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हो सकता है कि ये डिफरेंसेस भी धीरे धीरे कम हो जाएं, आई मूवमेंट भी नॉर्मल लगने लग जाए, लिप मूवमेंट भी नॉर्मल हो जाए। तो आप इसका तरीका यही है कि क्वेश्चन पूछें। मान लीजिए अगर आपको कोई लाइव कह रहा है कि मुझे बचाइए या मैं अरेस्ट हो गया, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछें, उससे आप ऐसी कोई बात पूछें जो पब्लिकली किसी को ना पता हो।
दूसरा, ये डीप फेक वीडियो के लिए उसको डेटा मिलता कहाँ से? सबसे पहले बात तो यही आती ये है। बात भी बिल्कुल। तो जो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, उससे वो ऑडियो सैंपल्स ले रहे हैं, वीडियो सैंपल्स ले रहे हैं, तो वन शुड अवॉइड अननेसेसरी अपलोडिंग देयर वीडियोस, फोटोज, ऑडियो सैंपल्स। हर चीज सोशल मीडिया पे ना डालें, क्योंकि मतलब वीडियो से भी वीडियो बन सकता है। बिल्कुल, उससे मशीन लर्न कर रही है कि आप बोलते कैसे हैं, आपकी आवाज कैसे है, आप किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सब एआई कर रहा है। मतलब जब से एआई आया है तब से इन चीजों में और बढ़ोतरी हो गई। एआई में क्या करना है कि भाई ये आपके 10 सैंपल्स उठाए जी, उसने इनपुट में डाल दिए, 10 वीडियो उठाए, इनपुट में दे दिए। अच्छा। अब उसने आपका एक वर्चुअल अवतार तैयार कर दिया। बिल्कुल। कि वो आप कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं, वो उसने पूरा आपका वर्चुअल अवतार बना दिया। और वही उससे ही स्कैम हो रहा है। बिल्कुल, अभी आने वाले टाइम में वो आपसे इंटरेक्ट भी करने लग जाएंगे इस तरह के वर्चुअल अवतार। आप क्वेश्चन पूछे, वो आंसर भी दें। तो भाई ऐसे क्वेश्चन पूछें जो सिर्फ आप ही के बेटे को पता हो, जो जनरल इंफॉर्मेशन ना अवेलेबल हो। करेक्ट। मतलब कि आपसे बेटर तो आपके बेटे को कोई नहीं जानता, तो आप उससे मतलब इसमें तो आज की मतलब ऐसी कोई बात भी ना हो तो, लेकिन आज के पेरेंट्स इसमें कोई कोड वर्ड भी अपने बेटे के साथ शेयर कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो अगर हम तुमसे पूछें तो मैं ये बोलना है, जिससे वो लोग सेफ रहे कि हाँ तुम सेफ हो, हमें पता चल गया, और जो हो रहा है उसको पुलिस में कंप्लेंट करी जाए, साइबर सिक्योरिटीज में। लेकिन ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो सिंपल आप पूछ सकते हैं, कल रात को आपने खाने में क्या खाया था? करेक्ट। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है ये चीज। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ के आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डीप फेक है या एक्चुअल है। तो जैसे मतलब आप साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, तो आपके साथ कभी कुछ हुआ है जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? कि मतलब वैसे होता तो नहीं है, लेकिन मे बी आपके साथ कुछ हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। ऐसा क्यों है? आप ऐसा क्यों सोच सकते हैं? आप एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट्स क्या कि जो इस फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ ऐसा ज़्यादा होने की संभावना ही बढ़ती है, क्योंकि हमें डिफरेंट तरह के वायरसेस के सैंपल्स के साथ डील करना है, कैसे वो वायरस बिहेव कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है। इसी तरीके से ये सोशल इंजीनियरिंग वाले जितने मेथड्स होते हैं, तो इसी का मैं एक एग्जांपल बताऊं कि एक दिन रात को लेट नाइट मेरे पास एक कॉल आती है। कॉल आने पर आई वुड नॉट लाइक टू नेम ऑफ ए पर्टिकुलर ऐप, तो उस ऐप के अंदर मेरा एक पे लेटर अकाउंट था। ओके। कि आपके पे लेटर अकाउंट से, यानी कि यूज नाउ पे लेटर, आपके पे लेटर अकाउंट से पैसे कट रहे हैं 12,500 रुपये, और प्रेस 1 टू स्टॉप इट, 2 टू कंटिन्यू और इग्नोर इट। मैंने उस टाइम में बहुत गहरी नींद में था, मैंने फ़ोन ही काट दिया। जैसे ही फ़ोन काटा तुरंत कॉल आ गई, अगेन सेम नंबर सेम कॉल, और ट्रू कॉलर में उस ऐप का नाम भी दिखा रहा है कि उस ऐप से कॉल आ रही है। ओके। तो सबको लगे जेन्युइन ही है, मतलब जेन्युइन से। तो मैंने इस बार प्रेस 1 टू स्टॉप वाला बटन दबा दिया। दबाने के बाद एक OTP जनरेट हुआ, और ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट ये आई कि आप इस OTP को डालिए टू स्टॉप दिस ट्रांजेक्शन। मैंने फिर फ़ोन काट दिया। करेक्ट। बट माई वाइफ वॉज अवेक एट दैट टाइम एंड शी वॉज लुकिंग एट कि भाई क्या हो रहा है। तीसरी बार फिर कॉल आई, फिर मैंने अटेंड किया। अब मुझे लगा कि जेन्युइनली कि लगता है कोई मेरे साथ मैलिशियस एक्टिविटी ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए, और जेन्युइनली कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, बार बार सिस्टम इस तरह कर रहा है। और नॉर्मली बैंकिंग वेबसाइट्स में इस तरह होता है कि जब कोई ऑफ आवर्स के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती है और इस तरह का या कोई हाई वैल्यू आप अमाउंट की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो बैंक उसको वेरीफाई करता है, कॉल करता है आपके पास कि आपने किया है नहीं किया है, या इसको अप्रूव करने का और डिक्लाइन करने का भी ऑप्शन होता है। तो मुझे लगा उसी तरह की कि ये ट्रांजैक्शन है। तो आई प्रेस 1, OTP वाज जनरेटेड, देन इट आस्क्ड कि भाई आप इस OTP को डालें। ठीक है। माई वाइफ स्टॉप्ड मी कि भाई व्हाट यू आर डूइंग, ये कुछ फ्रॉड लग रहा है मेरे को और ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं आधी नींद में था, और कंसिडरिंग कि भाई ये साइबर एक्सपर्ट भी है, तो वाइफ ने ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया और मैंने OTP डाल दिया। ओके। OTP डाल के मैं फिर दोबारा सो गया। और जैसे ही फ़ोन रखा उसके पे एक मैसेज आया। सुबह आया? नहीं, उसी टाइम आया। तो क्योंकि वाइफ जागी हुई थी, उसने देखा, उसने बोला कि भाई ये आपका मैसेज आया है पैसे कटने का। तो मैंने कहा पैसे कटने का नहीं, पैसे रुकने का मैसेज आया हुआ, यू शुड लुक एट इट। तो उसने कहा नहीं, पैसे कटने का आया और आपके अकाउंट से 24,000 रुपये कट गए हैं।
मेरी सारी नींद उस मतलब टाइम 12 के भी नहीं, 12 के डबल हो गया 24 कट गया। हाँ, तो मैंने तुरंत में सारी नींद गायब हो गई। मैसेज देखा, जनरली मैसेज आया हुआ था। अब रात के टाइम पे मैंने कस्टमर केयर में किया। उस ऐप का 24/7 कस्टमर केयर नहीं है। ओके। और चाहे फ्रॉड हो, चाहे किसी भी इशू के लिए उस मॉर्निंग ऑफिस आवर्स के अंदर ही उनका कस्टमर केयर चलता है। रात को ही मैंने ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, वट एवर दैट आई कैन डू, मैंने कंप्लेंट रेज कर दी। कंप्लेंट रेज करने के बाद लेकिन पैसे कट चुके थे। फिर सुबह सुबह मैंने और नेक्स्ट लेवल कार्रवाई चालू करी। सुबह जैसे ही वर्किंग आवर्स चालू हुए, उनके कस्टमर केयर पे बात किया। दे आस्क्ड मी टू लॉज ए कंप्लेंट इन साइबर क्राइम पोर्टल। तो साइबर क्राइम पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है कि किसी भी के साथ भी किसी भी किस्म का साइबर क्राइम हो तो एक हेल्पलाइन नंबर भी है और वेबसाइट भी है। ओके। तो साइबर क्राइम पोर्टल पे मैंने कंप्लेंट रेज करी। कंप्लेंट रेज करने बाद कंप्लेंट रेफरेंस नंबर मिला। और आज की डेट में गवर्नमेंट ने जगह जगह साइबर थाना बनाए हुए हैं, साइबर पुलिस स्टेशन है। ओके। तो जो आपके रेजिडेंस के सबसे नियरेस्ट होता है वहाँ पर साइबर पुलिस स्टेशन मेरे को अलोकेट हुआ। तो साइबर पुलिस स्टेशन में मेरी बात हुई, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनसे बात हुई। एंड ही आस्क्ड मी टू कम टू द ऑफिस एंड गिव मी एंड आस्क फॉर कंप्लीट डिटेल्स कि आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। फिर मैंने वहाँ जाके उनको सारी डिटेल दी। अब लकीली क्योंकि ये पे लेटर सर्विस से था तो मेरा इनिशियली मेरे अकाउंट से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ। आई हैव टू पे द बिल वंस द बिल वाज टू बी जनरेटेड, जैसे क्रेडिट कार्ड के सिस्टम होता है। ओके। हैड इट बीन माय सेम अकाउंट देन द स्टोरी वुड बी डिफरेंट ऑल टुगेदर। फिर खैर मैंने साइबर क्राइम टीम के साथ उनके पोर्टल पे लगातार कम्युनिकेट करता रहा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ भी टच में रहा। एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर वेंट फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। इस बीच मैंने डिफरेंट एस्केलेशंस, डिफरेंट जगह मैंने उसको एस्केलेट किया जी। और जहाँ पर मर्चेंट का अकाउंट था वहाँ पर भी मैंने उसको इंडिपेंडेंटली फॉलो अप किया। मतलब मर्चेंट जिस अकाउंट में पैसा गया ओके। तो उसको भी हमने वो उस ऐप के थ्रू पता चल रहा था कि इस अकाउंट में गया है। जब आपके पास मैसेज आता है किसी भी ट्रांजैक्शन का तो आपको मर्चेंट का नाम भी आता है। तो वो मर्चेंट के नाम से मैंने उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया कि ये पैसा गया कहाँ। उनके साथ भी एक लॉन्ग सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन रहा एंड अल्टीमेटली ये निकल के आया कि इस जो ये ट्रांजैक्शन हुई है इस ट्रांजैक्शन से एक मोबाइल परचेज हुआ है 24,000 रुपये का। 24,000 रुपये का किसी साइट से XYZ। हाँ, फ्लिपकार्ट से परचेज हुआ। और परचेज होने के बाद एक एड्रेस था, उस एड्रेस पे डिलीवर भी हुआ है OTP के थ्रू। जैसे जब डिलीवरी होती है तो OTP आता है, रिसीव भी हुआ है, वेरीफाई भी हुआ। और साथ ही साथ जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली दैट वाज मोस्ट क्रूशियल कि जिस फ़ोन को परचेज किया उसका IMEI नंबर भी उसके अंदर स्पेसिफाइड था। ओके। क्योंकि आई वॉज प्रेटी श्योर कि जिस नंबर पे, जिस एड्रेस पे ये डिलीवरी हुई है वो दोनों फेक होंगे। क्योंकि जिसको अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी करनी है तो वो जेन्युइन डिटेल तो देगा नहीं। और ये चेंज हो सकता है, आप एड्रेस कुछ भी डाल दें, एड्रेस को प्लस माइनस करेंगे, डिलीवरी बॉय आएगा, आप उसको अपने जाके मिल लेंगे, OTP देंगे और वो नंबर भी टेम्परेरी आपने किसी और नाम पे इशू कराया होगा। और वास्तव में ऐसे ही हुआ। मैंने ये डिटेल लेके साइबर पुलिस को दी, उन्होंने उसको फर्दर टेकअप किया। देन वी कम टू नो कि ये जो मोबाइल परचेज किया गया जी, ये बिहार में एक जगह में यूज़ हो रहा था। ओके। देन साइबर क्राइम टीम हैज सपोर्टेड दैट एंड उन्होंने उसको फर्दर ट्रैक किया, उसको आइडेंटिफाई किया और अल्टीमेटली वो पैसा रिकवर कराया गया। मतलब ये तो बहुत अच्छा है कि आपको मतलब नंबर मिल गया, उससे आपने ट्रैक करके ये आपका रिकवर हो गया। ये नंबर से नहीं, ये जो मोबाइल परचेज हुआ, हाँ, मतलब उसके अंदर IMEI नंबर मिला। IMEI नंबर से ये पता चला कि ये किस फ़ोन नंबर के साथ मैप्ड है। उस फ़ोन नंबर को जब ट्रैक किया तब वो पता चला कि वो बिहार में यूज़ हो रहा है। तो मतलब सर, जैसे हमने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ भी देखी है जामतारा, उसमें भी बहुत हद तक मतलब फ्रॉड के बारे में दिखाया गया है कि कोई भी किसी को भी कॉल कर रहा है और ईजिली मतलब
मतलब उसमें तो इतना तक दिखाई कि लोगों के सिम के डिब्बे भरे हुए रखे हैं, वो नॉर्मल टेबल्स पे डालते हैं, एक कॉल करते हैं, उससे उनका जो भी पैसा आया उसके सिम तोड़ देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। से आपके केस में भी हुआ। तो मतलब ये आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ भी हो रहा है और बढ़ भी बहुत ज़्यादा गया है। आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? हाँ, तो ये एक दोधारी तलवार है। आपको जी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो किस डायरेक्शन में हमने यूज़ करनी है। टेक्नोलॉजी आपके काम भी आ सकती है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो समझदारी से यूज़ करें, बी सेफ। तो आज का डिस्कशन हमारा बहुत अच्छा रहा साइबर सिक्योरिटी पर, और हम आगे भी ऐसे एपिसोड्स लाते रहेंगे। और हमारे व्यूअर्स के माइंड में भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हम सर के साथ आगे उन क्वेश्चंस को ज़रूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।